नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज बात करने वाली हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के विषय में। इससे पहले के वीडियोस में हमने MAHL 501 के यूनिट 5 तक बात की थी। आज के वीडियो में हम यूनिट 6 के महत्वपूर्ण प्रकरणों को समझेंगे। उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यूनिट 6 के विषय में। जो यूनिट 6 है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल, अर्थ एवं स्वरूप। आदिकाल की जो भी परिस्थितियां हैं, कोई भी साहित्यिक कालखंड जो होता है वह विभिन्न परिस्थितियों के निर्माण से तैयार होता है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था, उसमें भी यह बात की गई थी कि अगर किसी कालखंड में हम साहित्य को बांट कर रखते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस पाठ के अंतर्गत भी हम इन्हीं बातों के जरिए आदिकाल को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल जी ने किन पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। चूँकि यह प्रश्न बार बार आता है और बार बार आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है, तो इन्होंने 12 पुस्तकों का जिक्र किया था, जिनमें से 4 पुस्तक अपभ्रंश भाषा की हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये चारों ही भाषा अपभ्रंश, पुस्तक की भाषा अपभ्रंश है। इसके अलावा देश भाषा की 8 काव्य पुस्तकें थी, जिनमें थी खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ। जिनमें से अगर हम बिशलदेव रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली को छोड़ दें तो जो शेष पुस्तकें हैं वह वीर गाथात्मक काव्य के अंतर्गत आती है, लेकिन ये 3 जो हैं वो वीर गाथात्मक काव्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नाम रखा था वीर गाथा काल। किंतु आगे नए जो शोध हुए, नई खोजें हुई, जिसके बाद उनके कुछ अभिमतों का खंडन किया गया और बाद में फाइनल ये हुआ कि इस युग का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो दिया था, आदिकाल देना ही बेहतर मान लिया गया। जब भी आप परीक्षा की दृष्टि से कोई प्रश्न तैयार करेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे विषय प्रवेश अथवा प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अर्थ साहित्य का प्रारंभिक काल ही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को यदि आप स्मरण कर पाएं तो स्वयं यह अनुभव करेंगे कि उस समय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता थी। आदिकाल की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रतिफल वीर गाथाएं ही थी। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि इसमें आई हुई है और हमें इनका अर्थ मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक शब्द है आक्रांता। आक्रांता का अर्थ होता है भयभीत करने वाला। जैसे कि वीरगाथा काल में ये खासियत थी कि जो विदेशी बर्बर शासकों के हमले हो रहे थे उनको आक्रांता, विदेशी आक्रांता शब्द से संबोधित किया गया है। चरित काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो है, वो भी एक चरित प्रधान काव्य है। ऐसा काव्य जिसमें किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण प्रमुखता से किया गया हो। पदावली जैसे विद्यापति की पदावली है, यह पद शैली में रचित होती है, काव्य होता है। इसका मूल स्रोत जो है वो लोकगीत होते हैं। रास एक प्रकार का गेय रूपक है और रासो शब्द का अर्थ रासक शब्द से निर्मित है। व्यापक रूप से ऐसा चरित्र काव्य जो जीवन का समग्र चित्रण, यानी जिसमें जिस टाइप से प्रबंध काव्य होते हैं उससे कुछ बहुत मिलता जुलता हम कह सकते, पूरी तरह वैसा नहीं कह सकते। इसके बाद बात करते हैं चारण काव्य की। चारण काव्य में हमारा आएगा राजाश्रय, अर्थात राजा के आश्रय में लिखा गया। राजाश्रय प्राप्त कवि यानी जिनको राजा का आश्रय प्राप्त है, जिनका काम राजा की प्रशस्ति यानी उनकी वीरता का वर्णन करना होता है अथवा था। तो ये हो गए हमारे शब्दों के मुख्यतः अर्थ। तो अब आइए हम बात कर देते हैं आज हम आदिकाल के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तक जो भी मैंने बात की है इससे आप लोग भली भांति ये समझ चुके होंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अर्थ साहित्य का प्रारंभिक काल ही है, जिसे विभिन्न विद्वानों के मतों के
और उनके बीच में जो मतांतर हुए थे, उसके बाद अंततः इसे आदिकाल स्वीकार कर लिया गया था। फिर भी मैं आपको ये रिपीट करके बता देती हूँ कि इसी आदिकाल के कालखंड को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा था, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। और अगर आदिकाल से संबंधित प्रश्न आता है तो आप जरूर इसका जिक्र कीजिए कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या कहा था, क्योंकि इसी से एग्जामिनर यह पता कर पाता है कि आपने वास्तव में पढ़ाई की है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें चारण काल कहा था, मिश्र बंधु ने आरंभ काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था, और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग बोला था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज पवन काल बोला था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा वीर काल बोला गया, राम कुमार वर्मा जी ने संधि चारण काल बोला, और गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा संक्रमण काल बोला गया, हरिश्चंद्र वर्मा जी द्वारा प्रारंभिक काल बोला गया था। इसीलिए ये जो है आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है। अगर हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को स्मरण करें तो हम ये अनुभव करेंगे कि उस समय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता थी। यानी कि छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद राजा बदलता रहता था, राजा बदलता था तो उसके साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन होते थे, सामाजिक परिवर्तन होते थे, सांस्कृतिक परिवर्तन होते थे। इस प्रकार की अस्थिरता में आदिकाल की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रतिफल जो है वो वीर गाथात्मक काव्य के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय राजा उस समय आपस में लड़ते रहते थे और विदेशी आक्रमण हो रहे थे। भारतीय राजाओं द्वारा अपने प्रतिपक्षी को पदावनत कराने के लिए कई बार क्या होता था, बाहरी आक्रमणकारियों को भी आमंत्रण दिया जाता था। और देखा जाए तो भारतीय राजाओं का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में ही बीतता था। तो उस समय इस प्रकार के गीत या इस तरीके के काव्य तैयार होते थे जो राजाओं का और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र में ही गाए जाते थे भाटों के माध्यम से। अब हम सबसे पहले आदिकाल की जितनी भी हमने इधर इस तरफ परिस्थितियों की बात की थी, राजनीतिक परिस्थिति, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार इनका काव्य पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थान विशेष की जो राजनीति होती है उसका सीधा संबंध वहाँ के लोगों से होता है। अगर उस स्थान विशेष में राजनीतिक स्थिरता होती है तो साहित्य को संरक्षण मिल जाता है एक तरह से, किंतु अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो समय समय पर साहित्य भी वहाँ पर बदलता रहता है। हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड था यह उस समय की राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था और गृह कलह और पराजय और आंतरिक हताशा का कालखंड था। दूसरी ओर विदेशी आक्रमण राज्यों की स्वतंत्रता पर हावी हो रहे थे। सम्राट हर्षवर्धन जो सन 606 से 643 तक शासन करते हैं, इनके निधन के बाद समझ लो उत्तरी भारत में तो केंद्रीय शक्ति पूरी तरह इतनी क्षीण हो चुकी होती है कि छोटे छोटे कई राजा कुकुरमुत्तों की तरफ पनप चुके होते हैं और राज्य सत्ता काफ़ी अस्थिर हो जाती है। दक्षिण भारत में इस समय क्या होता है, राष्ट्रकूटों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मुहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण करने पर वहां का राजा दाहिर की पराजय का कारण वहां के जाट और ब्राह्मण राजाओं के सहयोग का अभाव रहा। आप इतिहास पर दृष्टि डालें तो इस कालखंड में अनेक छोटे छोटे राजवंश गुर्जर, तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार, गाहड़वार आदि ये सब जो थे ये सत्ता की प्राप्ति के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये वो राजवंश नहीं थे जो बाहर से भारत पे हमला कर रहे थे, ये वो राजवंश थे जो भारत के अंदर ही थे और सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और कई बार यही लोग किसी विदेशी आक्रांता को इनवाइट कर लेते थे अपनी हेल्प के लिए, और वह जब आता था तो वो पहले एक की मदद करता था, एक को साफ करता था, फिर दूसरे को भी साफ करके खुद यहाँ का सर्वे सर्वा बन जाता था। यही तो कारण था कि मुगल भारत तक पहुँच पाए। आप में से जो इतिहास विषय के विद्यार्थी भी रहे होंगे या हैं वह इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अधिकांश आदिकालीन साहित्य में हिंदू शासकों के या तो पारस्परिक युद्धों का या फिर तुर्क अफगानों से किए गए युद्ध, अव्यवस्थाओं, लूटमार तथा भारतीय राजतंत्र के पराजय के वातावरण में दरबारी कवियों
द्वारा अपने आश्रयदाताओं के यश और प्रशस्त शौर्य गान का उपलब्ध हमें जो है साहित्य उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें अधिक पराजित हिंदुओं को जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के माध्यम से चित्रित किया गया है। चंद्रप्रदायी, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्यदंत और हरिभद्र शूरी राम सिंह के अतिरिक्त कहपा सरहपा ने भी तत्कालीन परिवेश को शब्द दिए हैं। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, कहपा और सरहपा। मैं आपको बता देती हूँ, आपने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य अगर पढ़ा होगा तो आपने ये दो नाम भी सुने होंगे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में यहाँ पर दे रही हूँ कि कहपा और सरहपा क्या थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे या सिद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम बात करेंगे आदिकाल की धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के विषय में। उसके बाद हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकें। हिंदी साहित्य की आदिकाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी अस्थिर, एक दूसरे को प्रभावित करने तथा पारस्परिक आदान प्रदान का था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत लगभग अपरिवर्तनीय बने रहे, किंतु उनका बाह्य आकार परिवर्तित होता हुआ हमें प्रतीत होता है। अगर बात की जाए धार्मिक परिस्थितियों की, तो ईसा की 7वीं सदी यानी हर्षवर्धन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों में समान आदर भाव था। हर्ष स्वयं बौद्ध मतावलंबी थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी मात्रा में भी था। फिर भी उदार और धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम विभिन्न धर्मों में पारस्परिक सौहार्द था। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय सत्ता के अभाव से देश खंड राज्यों में विभाजन हुआ, तो धार्मिक अराजकता के विस्तार के साथ वैदिक विधि विधान और कर्मकांड के चलते ब्राह्मण और बौद्ध संप्रदाय अपनी पवित्रता खो चुके थे। आम जन सिद्धियों की दिग्भ्रांतता का शिकार हो रहा था। हीनयान, वज्रयान, महायान, सहजयान में बिखरा बौद्ध धर्म तंत्र, मंत्र, हठ, योग जैसे पंचमकारों यानी मांस, मैथुन, मत्स्य, मद्य और मुद्रा को भी विशेष स्थान प्राप्त होता जा रहा था। इसके बिना साधना अधूरी मानी जाती थी। वास्तव में बौद्ध मत वाम मार्गी हो चुका था। ऊपर हमने जिन लोगों की बात की थी वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। इस काल में वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म साथ साथ प्रचलित थे और वैदिक धर्म का कभी कभी बौद्ध या जैन धर्म से संघर्ष भी हो जाता था, पर धीरे धीरे वैदिक या ब्राह्मण धर्म बल पकड़ता गया तथा जैन और बौद्ध धर्म कमजोर पड़ते गए। इसका प्रमुख कारण यह है कि युद्ध के उस काल में अहिंसा पर आधारित बौद्ध जैन धर्म सीमाओं की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे, इसलिए शैव मत का प्रभाव भी बढ़ता गया। निस्संदेह इस कालखंड में अनेक मतांतरों से परिपूर्ण प्रतिद्वंदी धार्मिक दल, इस्लाम की बढ़ती शक्ति, ब्राह्मण विरोध और वैदिक और बौद्ध धर्मों का अंतः संघर्ष तथा सांप्रदायिक विद्वेष कई रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न आता है तो ऊपर मैंने जो जिक्र किया वह बातें लिखेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक आता है तो यही अभी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। अगर साहित्यिक या फिर हमारे पास प्रश्न आता है आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां, तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। सबसे पहली बात तो उस समय थी त्रिभाषात्मक सामाजिक साहित्यिक सर्जना, अर्थात समाज जो है 3 प्रकार की भाषाओं में उस समय बट गया था। आदिकालीन हिंदी साहित्य का विवेचन करते हुए आपके सामने यह प्रस्तुत किया जा चुका है कि तत्कालीन समय में परंपरागत संस्कृत साहित्य धारा में प्राकृत और अपभ्रंश की साहित्य सर्जना मूलक धारण और जुड़ गई थी। जैसे कि आपको ध्यान होगा, जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मण साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भी छुटमुट कई ऐसे साहित्य हैं जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो भाषागत गतिरोध ये भी प्रभावित करता है साहित्य रचना को और एक तरह से मजबूत भी बनाता है ये।
आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति साहित्य एवं भाषा के स्वरूप तथा स्थिति विशेष के अध्ययन की अपेक्षा रखती है। आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों की अस्थिरता और अराजकता का अध्ययन अभी तक आप कर चुके हैं। अब आप आदिकालीन साहित्य एवं भाषा की परिस्थिति कैसी थी यह भी जान लीजिए। 9वीं से 11वीं सदी ईस्वी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य के मुख्य केंद्र थे और इस कालखंड में एक और संस्कृत साहित्य धारा के आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर तथा विश्वनाथ जैसे काव्य शास्त्री, तो दूसरी ओर शंकर, कुमारिल भट्ट और रामानुज जैसे दार्शनिक और भवभूति, श्री हर्ष, जयदेव आदि साहित्यकारों का सर्जनात्मक सहयोग था। इन सभी साहित्यकारों के विषय में आप लोग भारतीय काव्य शास्त्र करके जो पुस्तक आती है, आपके सिलेबस में भी होगी, ये लास्ट सेमेस्टर में हो सकती है, उसमें आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके जो सिद्धांत हैं, रस सिद्धांत, इनके अलंकार सिद्धांत, ये सब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अभी हो सकता है कई लोग इनके नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। इस कालखंड में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की साहित्य सर्जना भी हो रही थी। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल जैसे जैन कवियों ने अपनी प्राकृत और अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी की मिश्रित रचनाएं भी प्रस्तुत की थी। सरहपा, सब्रपा, कहपा, गोरखनाथ, गोपीचंद जैसे नाथ सिद्धों ने, यानी पहले जो नाम आए हैं सरहपा, सब्रपा, कहपा, ठीक है, ये सिद्ध हैं और गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। इस प्रकार से इन सभी लोगों के मिलजुल कर एक बहुत अच्छा साहित्य सृजन का कार्य उस दौर पर किया गया था। अगर हम आदिकालीन साहित्य के विशिष्ट स्वरूप की बात करें तो सामान्यतः इसमें अतिशयोक्ति ही है कि आदिकाल वीर गाथात्मक काव्य में आश्रयदाताओं के शौर्य गान, प्रशस्ति, प्रकाशन और अतिरंजनापूर्ण साहित्य से भरा हुआ काल है। इसमें हम ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, यानी जो साहित्य है वो अपने वास्तविक चीज़ों से हटकर या तो श्रृंगार से भी सबसे ज़्यादा इसमें हमको वीर रस देखने को मिलेगा, फिर हिडन में कुछ बहुत इसमें श्रृंगार भी आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वीरता ही आपको इसमें देखने को मिलती है। अब है आदिकालीन, अगला प्रश्न हमारा चौथा, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। तो सामाजिक रीति रिवाज और विधि विधान जो थे काफ़ी कट्टर थे इस समय पे। जनता और शासन दोनों धर्म की ओर ही निराश्रित और निरंतर युद्ध के झेलने के कारण बुरी तरह त्रस्त थे। ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव विकसित हो रहा था। समाज का उच्च वर्ग भोग विलास में लीन था और निर्धन और निम्न वर्ग शोषण का शिकार हो रहा था। इस समय नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी, वह केवल और केवल भोग की वस्तु मात्र रह गई थी। सती प्रथा और अंधविश्वासों के अभिशाप से पूरा समाज त्रस्त था। साधु सन्यासी साप और वरदान के बीच जन सामान्य पर आतंक जमाए बैठे थे। आदिकालीन कवियों ने अपने परिवेश और वातावरण से ही अपनी काव्य रचनाओं की सामग्री जुटाई है। सामाजिक संकीर्णता अपने अनेक प्रतिबंधों के रूप में आम व्यक्ति को सता रही थी। तभी लक्ष्मी सागर वौष्णे ने लिखा है कि इस काल के समाज में विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के उत्सव और वस्त्राभूषणों के प्रति प्रेम प्रचलित था। इस समय बड़े पैमाने पर घुड़सवारी, मज्ज युद्ध और द्यूत क्रीड़ा, संगीत, नृत्य इत्यादि का आयोजन समय समय पर लोगों के द्वारा होता रहता था। बात करते हैं हम आर्थिक परिस्थिति की। तो आर्थिक परिस्थिति में आदिकाल के इस कालखंड में समाज अपनी आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझ रहा था। आर्थिक परिस्थितियों की अस्थिरता का मूल कारण तदयुगीन युद्ध ही कहे जा सकते हैं। विदेशी आक्रांताओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना या फिर धन, सोना आदि लूटकर अपने देश ले जाना था। यही नहीं, समय समय पर जब यवन आक्रमण होते थे देश में, तो ये खड़ी फसलों को रौंद देते थे, जला देते थे, नगर के नगर जला देते थे, गांव, मंदिर, संग्रहालय तोड़ के इतना लूटपाट मचाते थे कि इसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ जाता था। जनता इतनी निर्धन हो चुकी थी और इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि उसके लिए अपने जीवन यापन की सामग्री को जुटाना भी बड़ा ही दुर्लभ हो गया था। तो ये उस समय की आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनके विषय में हमने अभी चर्चा की है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं
जैसे कि एक प्रश्न पहले आया है, सिद्ध काव्य किसे कहते हैं? तो सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एवं धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इसे सिद्ध कहा जाने लगा। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राहुल सांकृत्यायन ने तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सिद्धों के नाम का उल्लेख भी किया है, जिनमें सरहपा, सब्रपा, कहपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, और केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही अभी तक हमें आसानी से उपलब्ध हो पाई है। अब इसी क्रम में हमारे पास है नाथ साहित्य। जिस प्रकार सिद्ध थे इसी प्रकार नाथ भी थे। नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाता है। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला है। यह मुक्ति सांस्कृतिक आकर्षण और भोग विलास से होती है तथा निवृत्ति मार्ग का दर्शक जो है वो इसमें गुरु को माना गया है। दीक्षा के उपरांत गुरु वैराग्य की शिक्षा देकर इंद्रिय निग्रह, कुंडलिनी जागरण और प्राण साधना, नारी विरति के साथ हठ योग की प्रक्रिया अपनाता है। इनके साहित्य में प्रयुक्त प्रतीक सूर्य, चंद्र, गगन, कमल आदि हैं, जिसमें सूर्य ह और चंद्र ठ के प्रतीक हैं और इनका मिलना ही हठ योग कहलाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर कोई आपसे पूछे सिद्ध और नाथ में अंतर बताइए, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि नाथ जो है वो किस पे सबसे ज़्यादा बात करते हैं? नाथ साहित्य नारी विरति यानी स्त्री संसर्ग से दूरी बना के चलते हैं, जबकि सिद्धों के साथ ऐसा नहीं है। अब है हमारा जैन काव्य। जैन का अर्थ होता है सामाजिक या सांस्कृतिक या सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। यह शब्द जिनसे बना है यानी विजय पाने वाला, जो सांसारिक आकर्षण पर प्राप्त की जाती है। बौद्ध संप्रदाय से पूर्व ही जैन संप्रदाय का अभ्युदय हो चुका था और उसके प्रवर्तक भी महावीर स्वामी थे, जिनका आविर्भाव भी महात्मा बुद्ध से पहले आया था। जैन संप्रदाय में दया, करुणा, त्याग और अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, व्रतोपासना आदि को महत्व दिया जाता है। कई जैन कवि और मुनि भी हुए हैं जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए लोक भाषा को अपनाया है, जो कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक आध कवियों की कृति, जैसे कि ऋक्षनेमि चरियु है, अरिष्टनेमि चरियु है, पहुम चरियु है, ठीक है, स्वयंभू छंद हैं, ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे चारण काव्य। अगला प्रश्न हमारे पास है, चारण काव्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो चारण काव्य होता क्या है? सबसे पहले तो आदिकाल की विशेष प्रवृत्ति रही है कि कवियों और आश्रयदाता राजाओं के राज्याश्रित कवियों के द्वारा उनकी प्रशस्ति और वीरता तथा शौर्य का गायन किया जाए। युद्धों का सजीव वर्णन करने के लिए ऐसे कवियों को चारण कवि या दरबारी कवि कहा जाता था। ये चारण कवि अपने आश्रयदाता के यश, शौर्य, गुण और वीरता की अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बड़ा चढ़ाकर महिमा मंडन करने का काम करते थे। यह खुद उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध का वर्णन करते थे और अपने राजा के प्रति अतुलित, उसके पास बल है, अतुलित शक्ति है, इस तरीके का वह अपने साहित्य में वर्णन करते थे, ताकि जब राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाए तो जब वह प्रशस्ति पत्र वह पढ़कर सुनाएंगे तो उनको बहुत सारे इनाम मिलेंगे। तो इस तरह चारण काव्य में क्या था कि आश्रयदाता कवि जो होते थे एक राजा के यश की, शौर्य की, गुणों की, वीरता की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। किसके माध्यम से? अपने काव्य के माध्यम से। अब है लोकाश्रित ढोला मारू दुहा का महत्व। लोकाश्रित ढोला मारू दुहा जो है वो एक लौकिक काव्य है, ठीक है, जिसकी मैंने अभी कुछ समय पहले बात भी की थी। ढोला मारू दुहा जो है वो एक परिपूर्ण अनुपम लोक गाथा है, जिसमें श्रृंगार का संयोगकालीन वर्णन मर्यादित एवं अलौकिक है। नखशिख परंपरा युक्त यानी सर से लेके पैर के नाखूनों तक के सौंदर्य का वर्णन नारी के इसमें आपको देखने को मिलता है।
नैष्ठिक परंपरा युक्त वियोग वर्णन में भी हृदय की सच्चाई का स्वाभाविक और प्रभावशाली वर्णन, यानी संयोग और वियोग दोनों पक्ष आपको इस काव्य में देखने को मिलते हैं। मारवाड़ी ढोडी के समक्ष अपने संदेश में नारी हृदय को खोल कर रख देती है। यहाँ पर देखो 4 पंक्तियां भी मैं आपको सुना रही हूँ। ढांडी एक संदेश प्रीतम कहिया जाय, सागण बलि कुई लाभसम ढडोली सी आय, ढाड़ी जय प्रीतम मिलही यूं कही दाखिनी आय, उंजर नहीं छई प्रणिनय दिस झल रही आती। अर्थात घड़ी पत्नी जलकर कोयला हो गई है, अब आकर तुम प्रियतम उसकी भस्म ढूंढना। अब उसके पंजर यानी शरीर में जो अस्थि पंजर है उसमें भी प्राण नहीं है, केवल उसकी लौ तुम्हारी ओर झुककर जल रही है। मारवाड़ी का वह निवेदन जहाँ एक ओर चारण काव्यों के प्रणयन की व्यापकता को बढ़ाता है, वहीं जनसाधारण के कवि की स्वांत सुखाय लोक भावनाओं को भी जीवंत रूप में सहज ही यह प्रस्तुत करता है। अभी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें आदिकाल की परिस्थितियों की विवेचना करनी है, तो आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस तरह से। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 7 के विषय में। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जाने से पहले लाइक कीजिए और 2 लोगों को शेयर कीजिए।